हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम अध्याय 1 प्रश्न बैंक के संपूर्ण सॉल्यूशन को देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर आप वीडियो देख ले, क्योंकि उस वीडियो में आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आंसर बताए गए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर आपके लिए सभी प्रश्न बैंकों का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे सबसे पहले और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 प्रश्न बैंक के संपूर्ण बड़े आंसरों को देखेंगे। तो चलिए पहले हम पांचवा क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वह देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया था, संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात करना था और वह भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करके। तो हमने पहले उसको लिख लिया कि 125 और 225, तो 225 135 से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग 225 और 135 में करने पर, तो हमने 225 एवं 135 में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90 होता है। 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90 होता है। शेष 90 डज नॉट इजिकल टू 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग 135 और 90 में करने पर प्राप्त होता है। जब हमने इसके लिए जो प्रयोग किया तो हमें यह प्राप्त होता है कि 135 और 90 में हमें प्राप्त होता है 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अब नया भाजक 90 और शेष 45 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग इसमें करने पर प्राप्त होता है 90 बराबर 2 इंटू 45 बराबर 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर देखना है। तो आंसर जो होगा आपका इस प्रक्रिया में जो यही रोक देते हैं, क्योंकि शेष शून्य है। इस तरह भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। तो हमने जो शून्यक शेष आ गया, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हमने यहीं पर रोक दिया और हमारा एचसीएफ आया वो 45 आ गया। आपको इस प्रकार से इस आंसर को देखना है और आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण आंसर दिखाए जाएंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक 6, संख्याओं 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हल आपको हल दिया गया है 867 और 225। 867 बड़ा है 225 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग 867 और 225 में करने पर, तो 867 का हमने फैक्टर किया, क्या होगा 867 बराबर 867 का फैक्टर करने पर 225 इंटू 3 करेंगे और प्लस उसमें 102 जोड़ देंगे तो आपको 867 प्राप्त हो जाएगा। हमने इस प्रकार 867 का फैक्टर किया। फिर हमने शेष 102 बराबर डज नॉट इजिकल टू 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग 225 और 102 में पुनः किया हमने। 225 बराबर क्या होगा, 225 बराबर 102 इंटू 2 और प्लस 51 कर देंगे तो हमें 225 प्राप्त हो जाएगा। अब नया भाजक हमें क्या प्राप्त हुआ, 102 और शेषफल 51 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर प्राप्त होता है। तो हम फिर से इसमें एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो 102 बराबर फिर हम 102 का फैक्टर करेंगे, तो 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम यहीं पर रोक देते हैं। और इस प्रकार हमें 51 है, भाजक क्या है 51 है, इसलिए 867 और 225 का एचसीएफ 51 प्राप्त होता है। तो हमें इस प्रकार जो छठा प्रश्न था उसे आंसर देख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण
प्रश्नों के आंसर दिखाए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर संपूर्ण प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वीडियो को बेल आइकन पर चैनल को सिलेक्ट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न आपको दिया गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ है और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? आपको बताना है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। आपको आंसर दिया गया है, यह कार्य जांच और भूल विधि से किया जा सकता है। यह कार्य जांच और भूल विधि से किया जा सकता है, परंतु इसे क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम HCF 220 और 135 का ज्ञात करते हैं। हम 130 तथा 220 का HCF निकाल लेंगे तो हमें ढेरियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब इस HCF प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में बर्फियाँ न्यूनतम स्थान घेरेगी। तो हम इसका जो 420 और 130 का HCF निकालेंगे और आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 420 एल्गोरिथम प्रमेय से 420 और 130 का LCF आप निकाल लीजिए, आपको निकालना पता होगा। अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से 420 और 135 का HCF ज्ञात करेंगे। 420 का हमने फैक्टर किया तो 420 का फैक्टर होगा 130 × 3 + 30। तो 130 × 3 करेंगे और उसमें +30 कर देंगे तो आपको 420 प्राप्त हो जाएगा। फिर हमने 130 यहाँ पर भाजक के प्राप्त होगा 130, तो 130 का फिर से फैक्टर करेंगे तो 130 का फैक्टर होगा 30 × 4 + 10। यहाँ पर आपको जो शेष वाले वह शून्य प्राप्त नहीं हुआ, 10 प्राप्त हुआ, तो आपको 30 का वापस से फैक्टर करना होगा। तो 30 का आप फैक्टर करेंगे तो 30 आपका फैक्टर होगा 10 × 3 + 0। आपको यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यहीं से रोक देना है। अतः 420 और 130 का HCF क्या होगा? 10 होगा। आपको यहाँ पर ढेरियों की संख्या जो होगी वो होगी आपको बता देना है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की ढेरियों की मिठाई की विक्रेता 10-10 ढेरी बना सकता है। ढेरियों की संख्या कितनी होगी? 10-10 और मिठाई की संख्या 10-10 होगी। तो आपका इस प्रकार यह 7वां प्रश्न पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसकी PDF जल्द ही मिलेगी जब आप इस वीडियो का लाइक टारगेट पूर्ण कर देंगे। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक का, तो आप इस वीडियो के लाइक टारगेट को पूर्ण कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितने भी पार्ट है सभी का आंसर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आपको किसी भी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे चैनल पर सभी जो लेसन है आपके उसके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे और सभी विषय के प्रोवाइड किए जाएंगे। सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर रखें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आपको दिया गया है। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आपको दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं? तो आपको 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे तो उससे आपको परेड की स्तंभों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हम उसका HCF निकाल लेंगे। किसका? 616 और 32 का। तो यूक्लिड विभाजन से 616 और 32 का HCF निकालने के लिए 616 का फैक्टर करेंगे, क्योंकि 616 32 से बड़ा है। तो पहले इसका कर लेंगे, तो 32 × 19 + 8 करने पर आपको 616 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका पहला फैक्टर होगा 616 = 32 × 19 + 8। फिर 32 आपका यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, तो आपको 32 का भाजक जो है उसका वापस से फैक्टर करेंगे, तो 32 का फैक्टर होगा 8 × 4 + 0। तो आपको यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। तो आपका HCF होगा 8। इस तरह 616 और 32 का HCF 8 स्तंभों में मार्च करने पर प्राप्त होगा। तो आपको इस प्रकार 8 स्तंभ को संख्या होगी जिसमें आप जो उनको सदस्यों को मार्च कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 8। तो इस
आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को लाइक, टारगेट को पूर्ण कर दीजिए। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और आपको इसका वीडियो जल्दी से जल्दी अगला भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। आपको दिखाना है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो q 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का होता है। तो मान लीजिए आपको मानना है a कोई धनात्मक पूर्णांक है। आपने क्या माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। b बराबर क्या मान लिया 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से किसी पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है q बड़ा बराबर है 0 से, q बड़ा बराबर है 0 से, इसलिए a बराबर 2q + r है जहाँ r बराबर 0 है या r बराबर 1 है, क्योंकि 0 छोटा बराबर है r से और r छोटा है 2 से। आपको इस प्रकार से लिख देना है, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q + 1 है। यदि a बराबर 2q है तो वह सम पूर्णांक है तथा साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। इसलिए चलिए आगे, इसलिए मैं ऊपर कर लेता हूँ। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। आपको बता देना है कि 2q है वह धनात्मक होगा तथा जो 2q + 1 है धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। तो यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था। 10वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। आइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेते हैं। हमने एक धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिया है। लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें। हम a और b बराबर 4 विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हम a और b बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। चूँकि 0 बड़ा बराबर r से बड़ा है 4, इसलिए संभावित शेषफल 0, 1, 2 और 3 होंगे। तो जो संभावित शेषफल होंगे वह होंगे 0, 1, 2 और 3 हैं। संभावित शेषफल क्या होंगे 0, 1, 2 और 3। अर्थात ये संख्याओं 4q + 1, 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का हो सकता है जहाँ q भागफल है। चूँकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 4q और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है। क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होगा। आपको इस प्रकार से लिख देना है तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। चलिए आपका इसका 10वें का आंसर हो जाता है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर आपके लिए संपूर्ण जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमको 140 का फैक्टर करना है। 140 का फैक्टर क्या होगा तो 140 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 5 × 7। आपको 140 का फैक्टर करना है तो 140 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पर आपको 2 जो है 2 बार दिखाई दे रहे हैं तो आपको 2 का स्क्वायर कर देना है और 5 और 7 को ऐसे ही लिख देना है। तो आपका यह जो 140 का फैक्टर हो जाएगा अर्थात गुणनखंड हो जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यह प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 12वें में आपको दिया गया है प्रश्न बैंक के प्रश्न 12वें में आपको दिया गया है, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जो 156 है आपका 156 दिया गया है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए आप इसको व्यक्त करके देख लीजिए। 156 का जो फैक्टर होगा 156 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 3 × 13। आपको इसका फैक्टर कर देना है। फिर हाफ को
टू 2 बार दिखाई दे रही है, 2 आपको लिख लेना है, इंटू 3 कर देना है, इंटू 13 कर देना है, आपको इंटू 13 कर देना है, तो आपका यह फैक्टर हो जाएगा। इस प्रकार यह आपका आंसर हो जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। 13वें प्रश्न में आपको दिया गया है संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ 6 बराबर 6 का फैक्टर होगा 21 इंटू 31, और 6 बराबर 21 इंटू 31, और 20 बराबर, यह आपका गलत हो गया है, 21 इंटू 31 नहीं होगा, 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3, यहाँ पर प्रिंटिंग में गलती हो गई है, 6 बराबर 2 इंटू 3 होगा, यहाँ पर आपको सही कर लेना है, 6 बराबर 2 इंटू 3, और 20 बराबर आपका होगा 2 इंटू 5 बराबर 22 इंटू 51, 22 इंटू 51 हो जाएगा आपका। यह थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको इस प्रश्न को नहीं लिखना है, मैं इसका आंसर आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। आपको इसका नहीं लिखना है क्योंकि यह प्रिंटिंग में गलती हो गई है, और आपको इस प्रश्न को नहीं लिखना है। अगर आपका इस प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पर इस प्रश्न का सटीक एवं सही आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना न भूलें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे सबसे पहले। हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक के संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। आपको इस 13वें प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे जो चैनल है उसका सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया गया है संख्या 6, 72 एवं 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें प्राप्त होता है, आप 6 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 72 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, तथा आप 2 की पावर 3 का फैक्टर करेंगे तो आपको यह प्राप्त होगा। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 प्रत्येक अभिष्ट अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, अतः एचसीएफ आपको एचसीएफ 6 72 और 120 2 की घात 1 और 3 की घात 1 इंटू 6 प्राप्त हो जाए, सिर्फ 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 बड़ी घातें हैं, तो तीनों संबद्ध है, तीनों संबद्ध है क्योंकि ये बड़ी बड़ी घातें हैं। तो आपको जो एलसीएम जो प्राप्त होगा, एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा, अतः एलसीएम 6 2 72 120 का एलसीएम आपको प्राप्त होगा 360, आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। आपका आंसर यह दिखाया जा रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, और आप इस वीडियो के जो लाइक टारगेट है उसे जल्द से जल्द पूर्ण कर दीजिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 15वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, 15वें प्रश्न को देख लीजिए कि 15वां प्रश्न आपको दिया गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, आपको एल्गोरिथम में प्रवेश नहीं करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? 12, 15 और 21 का। 12 और 15 21 का 12 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, तो 2 यहाँ पर आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा। 15 का फैक्टर आपको करना है तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 का फैक्टर आपका 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 3 सभी में दिखाई दे रहा है, 3 जो है आपको तीनों फैक्टरों में आपको दिखाई दे रहा है 3, तो आपका एचसीएफ होगा वह 3 होगा, और आप जो भी बच रहा है उससे गुना कर दीजिए तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 120। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको दिया गया है, 16वां प्रश्न आप देख लीजिए। 16वां प्रश्न में दिया गया है एचसीएफ 306 तथा 657 बराबर 9 दिया है। आपको एचसीएफ यहाँ पर दे दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो हल आपको करना है। एचसीएफ आपको दिया गया है 9, 306 और 657 का आपका एचसीएफ दिया गया है 9। जैसा कि हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ,
एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं और एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देते हैं तो हम दो ही बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा लिख लेना है। तो चलिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनखंड, अगर हम यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, देखना आप यहाँ पर एचसीएफ गुणे में दिया गया है, इधर जाकर यह भाग में हो जाएगा और दोनों संख्याओं का गुणनखंड आपको दिया गया था, तो गुणनखंड हमने लिख लिया। तो दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए और 1/, में जो आपको एचसीएफ दिया गया है एचसीएफ लिख लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद आप 9 में भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 22,338। तो आपका यह आंसर मिल जाता है 22,338। आपको अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेना है या पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे वीडियो के लाइक टारगेट को पूर्ण कर दीजिए, जिससे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो पीडीएफ है वह प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपको है कि वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के आंसर दिखाए जाएंगे, सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो 17वां प्रश्न आपको दिया गया है, संख्या 4n पर विचार कीजिए जहाँ n प्राकृतिक है। जहाँ n प्राकृतिक है, संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसका आंसर देख लेना है। यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो संख्या 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, यह संभव नहीं है। इसलिए 4n बराबर 2 की पावर 2n है। इसी कारण 4n के गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो आपको इसका आंसर दिखा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यह प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको इस प्रश्न का आंसर, संपूर्ण आंसर आपको हल करके दिखाया जाएगा कि आपको किस प्रकार हुआ है। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आपको संक्षिप्त में ही दिखाया जा रहा है। अगर आपको यह प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आपको दिया गया है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 30 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 + 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो आंसर अब आपको बताना है, जो आपको दिया गया है यह अभाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या के दो से अधिक भाजक होते हैं। जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो दी गई संख्या जो आपको दी गई संख्या 7 × 11 × 13 × +13, 13 कॉमन यहाँ 13 हमने बाहर कर लिया, तो 13 × 7 × 11, तो 13 × 7 का गुना हमने 7 में कर दिया, 7 का गुना हमने 7 में कर दिया। तो आपको यहाँ पर 77 प्राप्त हो गया और 1 आपका प्लस में था, प्लस ले लिया। तो 13 × 13 77, जो आपका इसका फैक्टर कर लिया आपने 13 × 6 हो जाएगा। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 13 × 6, 13 × 78, और इस 78 का जो फैक्टर होगा आपका 13 × 6 हो जाएगा। अतः इस संख्या के 2 या 2 से अधिक भाज्य 1, 6, 13 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी दी गई संख्या, जो आपको दूसरी संख्या दी गई थी वो कुछ इस प्रकार दी गई थी, उसे भी देख लेते हैं वो भाज्य संख्या क्यों है। तो दूसरी संख्या दी गई 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आपने यहाँ से ले लिया, 5 बार ले लिया और आपने इस प्रकार लिख दिया। फिर आपको इसका गुना करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, ये 1008 प्राप्त हो गया। +1 में था तो +1 लिख लिया, और इसका जो आपने किया तो वो हो गया, 1 जोड़ दिया 1008 में तो 1009 हो गया। तो आपको इस प्रकार यह फैक्टर प्राप्त हुआ। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है 1, 5, 1009 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। जो संख्या आपको दी गई थी उसके भाजक 2 या 2 से अधिक है, इसलिए आप इस संख्या को भाज्य संख्या कह सकते हैं। अभाज्य संख्या नहीं है, आपकी भाज्य संख्या है, इसलिए आपने यही से सिद्ध कर दिखा दिया है। आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के आंसर दिखा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको एक ही वीडियो में अध्याय 1 के आंसर बता दिए गए हैं और आपको सभी अध्याय के आंसर हमारे वीडियो पर दिखाए जाएंगे। सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो अलग से दे दिया गया है। अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बैंक में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।